हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शाहदनान रशीद है और हम हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी टाइप्स की हाइपोथेसिस होती है। तो इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, ये समझ लीजिए कि हाइपोथेसिस की सबसे अहम किस्म है, क्योंकि जब भी आप बायोस्टैट पढ़ेंगे तो नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करेंगे टेस्ट लगा के या एक्सेप्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस सबसे अहम चीज है। तो जानते हैं चलिए कि नल हाइपोथेसिस क्या है। इट प्रोपोजेस नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इसकी खास बात यह है कि नल हाइपोथेसिस कोई भी रिलेशनशिप प्रपोज नहीं करती दो वेरिएबल्स के बीच में, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जैसे हमने कहा कि हब्बे सुरंजान is not effective in managing osteoarthritis। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों के दरमियान, हब्बे सुरंजान के दरमियान और ऑस्टियोआर्थराइटिस के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, तो यही नल हाइपोथेसिस है और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जैसे कि हम इसका नीचे एग्जांपल लिख रखा है, इसे भी से पढ़ लें। देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ हब्बे सुरंजान एंड माजून सुरंजान इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या कह रहा है ये कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे नो आ रहा तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। अब ये कह रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है हब्बे सुरंजान के और माजून सुरंजान के इफेक्ट में, अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करना है। मतलब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो गई और ये कोई भी रिलेशनशिप प्रपोज नहीं कर रही वेरिएबल्स के दरमियान। मतलब ये कह रही है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं हब्बे सुरंजान और माजून सुरंजान में इन मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसकी दो बातें आपको नल हाइपोथेसिस की याद रखनी है कि एक तो ये कोई रिलेशनशिप प्रपोज नहीं करता वेरिएबल्स के दरमियान, ये नो याद रखना है, और दूसरा फिर इसी नो से कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नल हाइपोथेसिस होती है। Null hypothesis is also referred to as statistical hypothesis. It is used for statistical testing and for interpreting statistical outcomes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस के जरिए से ही आप लोग जो है बायोस्टैट में हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट या और जो भी टेस्ट होगा, और फिर ये चेक करेंगे कि क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब क्योंकि इसका जो महत्व है वो स्टैटिस्टिक्स में है, तो इसे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज जनरली सिंबलाइज एज H0। नल हाइपोथेसिस जो है वो H0 से सिंबलाइज की जाती है। और नल हाइपोथेसिस आमतौर से कैसे लिखी जाती है ये भी आप देख लीजिए। H0 मतलब नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विद रिस्पेक्ट टू X। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, आप इसे एग्जांपल से समझ लीजिए कि हमने एग्जांपल में कहा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ हब्बे सुरंजान एंड माजून सुरंजान इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब कि इसमें दोनों ही बातें आ गई कि ये एक तो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश नहीं करता वेरिएबल्स के दरमियान, और दूसरा एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। नल हाइपोथेसिस की आपको जो बातें मेन याद रखनी है, इट प्रोपोजेस नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, और इसे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और ये H0 से रिप्रेजेंट की जाती है। एग्जांपल के तौर पे आप ये याद कर लें जो एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? वो हाइपोथेसिस जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें, उसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। पढ़ लीजिए। इट प्रोपोजेस दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। इसे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस हम कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को क्या कहते थे? नल हाइपोथेसिस को कहते थे स्टैटिस्टिकल, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज जनरली सिंबलाइज्ड विद HA। तो ये किससे सिंबलाइज करते हैं? H और फिर ये छोटा सा A। HA and alternative hypothesis written as follows. HA is equal to there is a difference between effect of हब्बे सुरंजान एंड माजून सुरंजान इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। पिछले में हमने क्या किया कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हब्बे सुरंजान और माजून सुरंजान का किसमें? मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन हम इसमें ये कह रहे हैं कि हाँ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। किसके इफेक्ट में? हब्बे सुरंजान के और माजून सुरंजान के। किसके मैनेजमेंट में? ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट में। तो ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, और ये एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर रहा है, और दोनों ग्रुप में जो डिफरेंस है वो भी ये बता रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखें। इफ वी आर टू कंपेयर मेथड ए एंड मेथड बी अबाउट its superiority, and if we proceed with assumption that both methods are equally good, then this assumption is termed as null hypothesis। देखिए
कोई एक मेथड है, मेथड ए और मेथड बी, और किसी काम को करने के दो मेथड हैं और हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सा सुपीरियर है। अगर हम हाइपोथेसिस ये बना के चल रहे हैं कि इनमें से दोनों बराबर गुड है, या ये कह लिया जाए कि दोनों में से कोई भी गुड नहीं है, तो ये एक नल हाइपोथेसिस होगी। लेकिन अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि या तो ए बेहतर है बी से या बी बेहतर है ए से, दोनों में कोई भी अगर हमने कर लिया कि मेथड ए इज बेटर देन मेथड बी और मेथड बी इज बेटर देन मेथड ए, तो फिर ये हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, उसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। अब आता है टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे हमने बताया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स और ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो इसके दो फिर टाइप्स आए, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल को हम कहेंगे वन टेल्ड और वन साइडेड हाइपोथेसिस, और नॉन डायरेक्शनल को कहेंगे टू साइडेड और टू टेल्ड हाइपोथेसिस। याद कर लीजिए, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि क्यों कहते हैं क्या कहते हैं, बस याद कर लीजिए कि डायरेक्शनल को कहेंगे वन साइडेड और वन टेल्ड और नॉन डायरेक्शनल को कहेंगे टू साइडेड और टू टेल्ड। अब डायरेक्शनल की बात करें, अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट दैट देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड. The nature of the expected difference is predefined. Thus, a directional hypothesis predict an outcome in a specific direction. देखिए क्या है ना कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में जो दो ग्रुप के दरमियान वेरिएबल टेस्ट हो रहा, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, और वो जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो प्री डिफाइंड होगा, मतलब पहले से ही उसे डिफाइन कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल, माजून सुरंजान इज मोर इफेक्टिव देन हब्बे सुरंजान इन मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर माजून सुरंजान इज लेस इफेक्टिव देन हब्बे सुरंजान इन मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें जो मोर और लेस वर्ड है, मैं इन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी इन्हें देखिएगा। इसमें ये क्या बता रहा है कि माजून सुरंजान, पहले में जब बात की थी हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, तो हमने कहा कि माजून सुरंजान एंड हब्बे सुरंजान डिफरेंस है इनमें, इनके इफेक्ट में मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में। हमने ये नहीं बताया कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस में ये कहने लगे कि माजून सुरंजान मोर इफेक्टिव है या माजून सुरंजान लेस इफेक्टिव है, तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो होगी होगी, साथ में ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, एक डायरेक्शन में जा रही। जो ये वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है और ये प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से ही हम ये हाइपोथेसिस में मान के चल रहे हैं कि ये मोर इफेक्टिव है या लेस इफेक्टिव है। ठीक है, इसे एक बार दोबारा से देख लीजिए। अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट दैट देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, मतलब जो वेरिएबल्स टेस्ट किए जा रहे हैं, जो दो ग्रुप्स हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, मतलब या तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा या कम होगा इस एग्जाम्पल के सापेक्ष में, और जो भी उसका एक्सपेक्टेड डिफरेंस है वो प्री डिफाइंड होगा। दस अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट एन आउटकम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये जो आउटकम है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रिडिक्ट करती है, यानी या तो माजून सुरंजान मोर इफेक्टिव होगा अब्बे सुरंजान से, या माजून सुरंजान लेस इफेक्टिव होगा। अगर हम ये इतना स्पेसिफाई करके चले सिग्निफिकेंट डिफरेंस को, तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी। चलिए अब देखते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। A non-directional hypothesis predict that there will be a difference between two groups with respect to variable being tested but does not predict what the difference will be. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये कहती है कि डिफरेंस तो होगा दो ग्रुप्स में जो वेरिएबल्स टेस्ट हो रहे हैं उनके दरमियान, लेकिन वो डिफरेंस क्या होगा ये नहीं पता। ठीक है, द नेचर ऑफ द एक्सपेक्टेड डिफरेंस इज नॉट डिफाइंड, कि वो उसका जो नेचर है वो प्रीडिफाइंड नहीं होगा। दस अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करता, और डायरेक्शनल वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ हब्बे सुरंजान एंड माजून सुरंजान इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ये डिफरेंस है दोनों के इफेक्ट में। जब हम मैनेज करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को, तो हब्बे सुरंजान में और माजून सुरंजान में स्टैटिस्टिकली डिफरेंस तो है, लेकिन वो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इस हाइपोथेसिस में ये बात कहीं भी ना मेंशन है ना क्लियर है, ना ही ये कोई प्री डिफाइंड थी। तो ये बताया जा रहा है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में कि ये डिफरेंस तो करता है जो वेरिएबल टेस्ट हो रहा है दो ग्रुप्स के दरमियान, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं करता कि डिफरेंस क्या होगा, ना ही ये प्रिडिक्ट कर जो इसमें आउटकम आने वाला है, ना ही वो प्रीडिफाइंड, मतलब पहले से वो प्रीडिफाइंड नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि हाँ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है कौन कम इफेक्टिव है, ये सब नहीं बता के ये सिर्फ ये बता रहा है कि डिफरेंस है, इसीलिए हम इसे नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारी रिसर्च को नहीं लेके जाएगा। ये एक हाइपोथेसिस जो है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है।
अब एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को समझने के लिए। देखिए, इन क्लिनिकल स्टडीज टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर ट्रीटमेंट ऑन इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट एमआई, अ रिसर्चर में फॉर्मुलेट द फॉलोइंग थ्री आर्गुमेंट। कोई रिसर्चर अगर बीटा ब्लॉकर को देख रहा है रिकरेंट एमआई में उसका क्या फर्क पड़ रहा है, तो कोई भी रिसर्चर ये तीन हाइपोथेसिस बना सकता है। ठीक है, 1 2 3। पहली क्या बना सकता है, द प्रोपोर्शन ऑफ रिकरेंट एमआईज अमॉन्ग कंपेरेबल पेशेंट ट्रीटेड विद बीटा ब्लॉकर्स वर्सेस विदाउट बीटा ब्लॉकर्स इज डिफरेंट। मतलब जो रिकरेंट एमआई हो रहे पेशेंट्स में जिनको बीटा ब्लॉकर से ट्रीट किया गया और जिनको बीटा ब्लॉकर से ट्रीट नहीं किया गया, तो उनके अंदर रिकरेंसी जो है, उसके जो एमआई की रिकरेंसी है उसका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट है। मतलब किस में ज्यादा हो रहा है किस में कम हो रहा है ये इसमें नहीं बताया गया, केवल डिफरेंट है। ये इसलिए नॉन डायरेक्शनल है। मतलब जो प्रोपोर्शन है मरीजों का जिन्हें बीटा ब्लॉकर से ट्रीट कर रहा है और जिन्हें बीटा ब्लॉकर से ट्रीट नहीं कर रहा है, उनके अंदर रिकरेंट एमआईज का जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट है। ज्यादा है कम है क्या है ये कुछ नहीं बताया जा रहा, केवल ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन जब हम कहेंगे द प्रोपोर्शन ऑफ रिकरेंट एमआईज अमॉन्ग पेशेंट ट्रीटेड विद बीटा ब्लॉकर इज लेस देन अमॉन्ग कंपेरेबल पेशेंट ट्रीटेड विदाउट बीटा ब्लॉकर्स, मतलब अगर हम ये कहेंगे कि जो रिकरेंट एमआईज है वो कम है उन मरीजों में जिन्हें बीटा ब्लॉकर से ट्रीट किया गया बनिस्बत उनके जिन्हें बीटा ब्लॉकर से ट्रीट नहीं किया गया। इसमें जो वर्ड आप देखने का है मेन वो है लेस। मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ रिकरेंट एमआईज, मतलब जो रिकरेंट एमआईज हो रहे उन पेशेंट में जिन्हें बीटा ब्लॉकर से ट्रीट किया गया वो कम है बनिस्बत उन पेशेंट्स के जिन्हें बीटा ब्लॉकर से ट्रीट नहीं किया गया। पिछली वाली में नॉन डायरेक्शनल में कह रहे थे कि वो सिर्फ डिफरेंट है, मतलब अलग अलग रिजल्ट आ रहा, लेकिन हम इसमें क्लियरली बता रहे हैं कि कम है वो मरीज, तो इसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। या अगर हम इसे पलट के लिखने लगे, द प्रोपोर्शन ऑफ रिकरेंट एमआईज अमॉन्ग पेशेंट ट्रीटेड विद बीटा ब्लॉकर इज ग्रेटर, मतलब इसमें ग्रेटर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये कहने लगे कि रिकरेंट एमआई जो हो रहा है उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है उन मरीजों में जिनको बीटा ब्लॉकर दिया जा रहा बनिस्बत उन मरीजों के जिनको बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जा रहा, तो ये भी एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही। इसमें दोनों ही उसमें हम बता रहे हैं कि या तो ज्यादा है या कम है, और इसमें बता रहे थे कि अलग अलग है। ठीक है, जब बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, उसको एक डायरेक्शन दे दी जाएगी कम है या ज्यादा है, तो फिर हम उसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। और विदाउट, जिसमें सिर्फ बता दिया गया कि डिफरेंट है लेकिन किस तरह से डिफरेंट है क्या मामला है, तो वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जब हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई तो फिर हम उसे टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, बायोस्टैट में मेनली यही चीज आती है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे किया जाएगा। बहुत सारे इसके लिए टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रिसर्च वाला पोर्शन है तो हम डिटेल में ना जाके इसके बेसिक बातें हम जानेंगे। देखिए, जब भी कोई रिसर्च होगी तो जो हाइपोथेसिस बनाई जाएगी जनरली वो नल हाइपोथेसिस बनाई जाएगी, और फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब अगर हमने हाइपोथेसिस बनाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रंजान इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब अगर हमने ये बनाया कि हब्बे सुरंजान का कोई भी इफेक्ट नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो ये क्या हुआ, ये एक नल हाइपोथेसिस हुआ, कोई रिलेशनशिप नहीं बता रही और नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अगर हमें टेस्ट करना है कि क्या हब्बे सुरंजान का इफेक्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो फिर भी हम आमतौर से रिसर्च में नल हाइपोथेसिस बना के चलेंगे कि नहीं है। फिर हम इसमें रिसर्च के टेस्ट करेंगे बहुत सारे, और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसे टेस्ट की मदद से जो बायोस्टैट में पढ़ेंगे इस हाइपोथेसिस को हम कहेंगे कि गलत है, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, जिससे फिर इसकी जो ऑल्टरनेटिव मतलब कि इफेक्ट है ये वाली खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, जब भी हम कभी कोई रिसर्च करेंगे तो आमतौर से हम नल हाइपोथेसिस बना के चलेंगे। अगर हमें रिसर्च ये करनी है कि क्या ड्राई कपिंग का इफेक्ट है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, अगर हमें टेस्ट ये करना है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम नल हाइपोथेसिस बना के चलेंगे कि इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ड्राई कपिंग इन मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो हम नेगेटिव स्टेटमेंट बना के चलेंगे। फिर पूरी रिसर्च करने के बाद, टेस्ट लगाने के बाद, हम उस हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अब हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद ब खुद एक्सेप्ट हो गई। और यही एक रिसर्च को करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हिच मींस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स। समझ में आ गई बात कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो
आमतौर से नल हाइपोथेसिस बना के चलते हैं, फिर उसे रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी रिजेक्ट नहीं भी होती, लेकिन तरीका यही होता है। हाइपोथेसिस स्टेट दैट इफ एनी डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड दैट इज ड्यू टू चांस, बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट द चांस वेरिएशन इज डिलीटेड। ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, फिर भी मैं इसे समझा दूं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई डिफरेंस ऑब्जर्व हो भी रहा जो कि चांस की वजह से है, बायस की वजह से है, तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के हम चांस वेरिएशन को डिलीट कर सकते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के हम जो भी उसके अंदर बाई चांस या बाइस के जरिए से कोई भी डिफरेंस आ रहा तो वो हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के उसे डिलीट कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का पॉइंट है। यहाँ एक खामखा लिख दिया गया, इसका मतलब और महत्व, इसकी गहराई वहीं समझी जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। In hypothesis testing, null hypothesis is either rejected or accepted depending on whether the p-value is above or below the determined cutoff point known as significant level of test. देखिए, जब भी हम टेस्ट लगाएंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें एक पी वैल्यू आएगी, ठीक है। पी वैल्यू एक कैलकुलेटेड होगी और एक टेबल में दिए रखी होगी जो क्वेश्चंस में और पहले से ही जो मौजूद है। तो हम पी वैल्यू को चेक करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक करेंगे बायोस्टैट में जाके कि पी वैल्यू की जो वैल्यू है, टेबुलर वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है या कम है, फिर हम उसी के आधार पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज भी डिटेल में बायोस्टैट में ही समझ में आएगी, इसके लिए फिर एक पूरा अलग से वो चाहिए। फिलहाल बस ये जान लीजिए कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तो वो पी वैल्यू पे डिपेंड होगी। पी वैल्यू निकालना बायोस्टैट में सीखा जाएगा, और एक उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, एक टेबुलर वैल्यू होती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे उसको हम टेस्ट करेंगे और फिर उसके आधार पे हम उसे रिजेक्ट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बात बस समझ लीजिए, बाकी बायोस्टैट में पढ़ेंगे। The researcher, based on data collected, used statistical tests to determine whether there is sufficient evidence to reject the null hypothesis in favor of alternative hypothesis. The standard for these tests is known as level of statistical significance. ये वही बात है कि हम टेस्ट करेंगे उसको और फिर इसका फिर एक लेवल होगा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का। ये सब बायोस्टैट की बातें इसमें आ गई, थोड़ा बहुत है, इसे पेरीफेरी पे जान लीजिएगा कि जो रिसर्चर है जो डेटा कलेक्ट हुआ उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेगा और फिर सफिशिएंट एविडेंस लाएगा कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के मुकाबले पे है नहीं, और जो उसमें स्टैंडर्ड होता है उसे कहते हैं लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अब एक बात, इफ पी वैल्यू इज लेस देन द कट ऑफ पॉइंट द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसे समझ लीजिए कि अगर पी वैल्यू जो है वो कम हुई, जो आपकी पी वैल्यू कैलकुलेटेड है वो अगर कम है पी वैल्यू टेबुलर के, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई। और अगर पी वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड जो है वो ज़्यादा है टेबुलर के, तो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई, मतलब नल हाइपोथेसिस ही ठीक थी। जब आप ये कर लेंगे, डेटा आ जाएगा, ये सब तब होगा। और ये भी कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि पी वैल्यू के आधार पे हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। बहुत से टेस्ट ऐसे भी हैं कि उसमें इसके उल्टा होता है कि पी कैलकुलेटेड अगर ज़्यादा हो तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, पी कैलकुलेटेड अगर कम हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि पी वैल्यू जो आती है उसमें हम किस तरह से देख के और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। जब आप बायोस्टैट पढ़ेंगे तो डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। अब जो हम ये टेस्ट लगाते हैं, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 5% इनएक्यूरेसी या फिर 1% इनएक्यूरेसी आती है। मतलब जो टेस्ट हमारा हुआ है वो 95% उसके अंदर करेक्टनेस है, 99%। इन दोनों में से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लगाएंगे उसको टेस्ट करने के लिए, और इन दोनों ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पी टेबुलर जो होता है वो अलग अलग होता है, और फिर उसी के हिसाब से हम उसे रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत बेसिक है, एग्जाम्स में भी ये लिखना नहीं होता, समझ लीजिए। और ये वाला पॉइंट, जो नल हाइपोथेसिस बनती है वो रिजेक्ट करने के लिए ही बनती है। मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें कोई भी रिसर्च करनी है, अगर मुझे ये रिसर्च करनी है कि ड्राई कपिंग जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में फायदेमंद है, तो मैं हाइपोथेसिस यही बनाऊंगा कि ड्राई कपिंग इज नॉट इफेक्टिव इन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर उसे रिजेक्ट करके इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के यही है कि पी वैल्यू के आधार पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पे टेस्ट लगाने के बाद हम उसे रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। ये हम बहुत बार कर ही चुके कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट अपने आप ही हो जाती है। अब जब हम
टेस्ट करेंगे स्टेटिस्टिकल टेस्ट, तो उसमें कुछ एरर भी हो जाएंगे। और ये दो तरह के एरर है, अल्फा एरर और बीटा एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर कहते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा एरर कहते हैं। बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एग्जाम में लिखने के हिसाब से हम ये दोनों चीजें समझेंगे। देखिए टाइप 1 एरर, ये ए लिख दिया क्योंकि अल्फा ये कंप्यूटर के इससे मेरे से बन नहीं रहा था, इसे यहाँ पे ये ना करके इसे अल्फा एरर कहते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर यानी अल्फा एरर, इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है? टाइप 1 एरर जब होता है, पढ़ लीजिए, अ टाइप 1 एरर occurs if researcher rejects the null hypothesis when the null hypothesis is actually true। कि जब कोई रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है, हालांकि नल हाइपोथेसिस ही ट्रू थी और गलती से एरर के जरिए से जो आ गया उसमें उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। दिस इज समटाइम ऑल्सो रेफर टू एज फॉल्स पॉजिटिव, इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। मतलब कि रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सचमुच में ट्रू थी, तो इसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं और टाइप 1 एरर भी कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, फॉल्सली स्टेटिंग दैट इफेक्ट्स टू ड्रग इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस व्हेन दे आर एक्चुअली इक्विवेलेंट। मतलब हमने कहा कि दो ड्रग्स हैं कोई भी और उनका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है जबकि वो इक्विवेलेंट था, हमने गलती से कह दिया। कहने का मतलब यही है कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है जबकि वो ट्रू हो, इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं, टाइप 1 एरर भी कहते हैं। अब आता है टाइप 2 एरर, इसे बीटा एरर भी कहते हैं। ये जस्ट उसका अपोजिट है। टाइप 2 एरर occurs if a researcher does not reject the null hypothesis when the null hypothesis is actually false। मतलब नल हाइपोथेसिस गलत थी, फॉल्स थी, फिर भी रिसर्चर उसको जो है वो रिजेक्ट ना करे, उसे एक्सेप्ट कर ले, और इसे ही फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। एक बार और जान लीजिए, बीटा एरर या टाइप 2 एरर उसे कहते हैं जब रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करे जबकि वो सचमुच में भी रिजेक्ट होने लायक ही थी, वो सचमुच में भी फॉल्स ही थी, फिर भी उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा, इसे फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं और टाइप 2 एरर भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, फॉल्सली स्टेटिंग दैट टू ड्रग्स आर इक्विवेलेंट व्हेन दे आर एक्चुअली डिफरेंट। जैसे रिसर्चर कह रहा है कि टू ड्रग्स जो है वो इक्विवेलेंट है जबकि वो डिफरेंट थे। ठीक है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो बायोस्टैट से रिलेटेड थी वो शायद इस लेक्चर में आपके समझ में भी ना आई हो। फिर भी मैंने अपनी कोशिश की कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत ही चीज़ें क्लियर हो जाएं, और अभी ये जस्ट नई वीडियोस बनानी शुरू की हैं। इंशाल्लाह आइंदा के लिए इनमें और सुधार और निखार लाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो मुझे कमेंट करके या पर्सनल चैट पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।